सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके लिए बहुत खास है, अपना घर और उसे सजाना। हम सब चाहते हैं कि हमारा घर सुंदर लगे, आरामदेह हो, पर कई बार ना कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। हाँ, और फिर वो लुक नहीं आ पाता जो हम सोच रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारे पास इस पर काफी अच्छी जानकारी है। जैसे होमलेन का लेख है जिसमें आम गलतियों का जिक्र है, और हाँ, जयपुर जैसे शहरों का भी जिक्र है उसमें। अच्छा। और कर्टन वर्ल्ड की टिप्स हैं, स्टाइल क्यूरेटर की गाइड है, लग्जरी और ब्लॉग है, कोहुम का भी एक नजरिया है भारतीय घरों पर, फिर वास्तु प्लस की वास्तु गाइड, और रेडिट पर भी लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से जो काम की बातें हैं वो आप तक पहुंचाएं। और वो भी आसान तरीके से, बातचीत करते हुए। हाँ बिल्कुल, एक मजेदार बातचीत की तरह। देखिए, घर सिर्फ ईंट पत्थर तो है नहीं, वो हमारी पहचान है, हमारा सुकून है, और थोड़ी सी समझदारी से ना इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। सही कहा। एक पॉजिटिव एनर्जी वाला माहौल बन सकता है। हम कोशिश करेंगे कि ये जो जानकारी है इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स में बदल दें। बढ़िया। तो फिर शुरू करते हैं पहली चीज से, जहां अक्सर लोग चूक जाते हैं। होमलेन कहता है कि बिना प्लानिंग के काम शुरू कर देना। हाँ, ये सबसे आम है। लोग बस पहुंच जाते हैं बाजार फर्नीचर खरीदने। ये तो वैसे ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकल पड़ना। बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि भाई पहले एक खाका तो बनाओ, कमरे का लेआउट कैसा होगा। हाँ, जैसे कि कमरे का फोकल पॉइंट क्या होगा, कहाँ बैठेंगे लोग, आने जाने का रास्ता ट्रैफिक फ्लो वो ठीक रहेगा या नहीं। ये बुनियादी चीजें हैं लेकिन बहुत जरूरी। बिना प्लान के आगे बढ़ेंगे तो बाद में दिक्कत होती है। गलत साइज आ गया या चीजें रखने की जगह ही कम पड़ गई। अच्छा, प्लान बनाने के लिए ना स्टाइल क्यूरेटर एक बढ़िया तरीका बताता है, मूड बोर्ड। मूड बोर्ड वो क्या होता है? उसमें आप अपनी पसंद की चीजें इकट्ठा करते हैं, जैसे रंगों के सैंपल, कपड़ों के टुकड़े, मैगजीन से काटी हुई तस्वीरें, सब एक बोर्ड पर लगा लेते हैं। अच्छा। तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि आपको चाहिए क्या, एक दिशा मिल जाती है और गलतियां कम होती हैं। ये तो अच्छा तरीका है विजुलाइज करने का। जी। और हाँ, भारतीय घरों की बात करें तो कुहोम और वास्तु प्लस वास्तु पर भी जोर देते हैं। प्लानिंग करते वक्त ऊर्जा का प्रवाह कैसा हो, चीजें किस दिशा में हो। हाँ, खासकर मेन दरवाजा। बिल्कुल, मेन दरवाजे की पोजीशन, ये सब पारंपरिक तौर पर अहम माना गया है। इसे सिर्फ वहम ना समझें, कई बार ये कमरे के अच्छे इस्तेमाल और एहसास से जुड़ा होता है। प्लानिंग सिर्फ दिखने में नहीं, फील में भी फर्क लाती है। सही कहा। अच्छा, मान लीजिए प्लान बन गया, अब आते हैं फर्नीचर पर। होमलेन और रेडिट दोनों जगह ये बात उठती है कि लोग कमरे के हिसाब से गलत साइज का फर्नीचर ले आते हैं। ओह हाँ, ये बहुत होता है। या तो इतना छोटा कि कमरा सूना लगे, या इतना बड़ा कि बस चलने की जगह ही ना बचे। ये स्केल और अनुपात का बैलेंस कैसे बने? इसका तो सीधा सा जवाब है ना, नापजोक। इंच टेप उठाइए और नापिए। हाँ, अंदाजे से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं, पहले कमरा नापिए, फिर वो जगह जहाँ फर्नीचर रखना है उसे नापिए। और एक और गलती लोग करते हैं, फर्नीचर को दीवार से एकदम सटा कर रख देते हैं। हाँ, मैंने देखा है अक्सर। होमलेन कहता है कि इससे कमरा और छोटा लगता है। बेहतर है कि फर्नीचर और दीवार के बीच थोड़ी जगह छोड़ें। अच्छा। हाँ, उसे फ्लोटिंग फर्नीचर कहते हैं। थोड़ी हवा आने जाने की जगह मिलती है, नजर घूमती है, तो कमरा खुला लगता है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। ये तो बढ़िया टिप है। अच्छा, सोफे के बारे में होमलेन एक और बात कहता है कि बहुत फैंसी या डिजाइनर सोफा लेने से अच्छा है कि सिंपल अच्छी क्वालिटी का सोफा लें। ये थोड़ा अजीब नहीं? लोग तो सबसे अलग दिखने वाला पीस चाहते हैं। देखिए, इसके पीछे सोच प्रैक्टिकल है। होमलेन का इशारा है कि सिंपल डिजाइन वाले सोफे को स्टाइल करना आसान होता है। कैसे? आप कुशन बदल दीजिए, कोई अच्छा सा थ्रो डाल दीजिए, लीजिए सोफे का पूरा लुक ही बदल गया। हाँ, ये बात तो है। यहीं पर लग्जोरियर की बात भी जुड़ती है। वो कहते हैं कि पूरा फर्नीचर सेट एक जैसा, मैची मैची मत खरीदिए। अच्छा, क्यों? उससे घर ना दुकान का शोरूम जैसा लगता है, उसमें आपकी अपनी पसंद नहीं झलकती। बेहतर है अलग अलग पीस चुने। लेकिन वो मेल खाने चाहिए ना? हाँ, उनमें कुछ एक चीज कॉमन हो, जैसे लकड़ी का टोन मिल रहा हो या स्टाइल थोड़ा मिलता जुलता हो, जो कोई रंग कॉमन हो। इससे एक ज्यादा सोचा समझा, महंगा और पर्सनल लुक आता है। रेडिट पर भी लोग कहते हैं कि बिग बॉक्स स्टोर वाला लुक मत लाओ, थोड़ा विंटेज, थोड़ा अलग अलग दुकानों से मिक्स करो। तो एक टिकाऊ बेस लो और फिर उसे अपनी क्रिएटिविटी से सजाओ। पर होमलेन एक और खतरे की बात करता है, अव्यावहारिक फर्नीचर। हाँ,
वो चीजें जो दिखने में तो कमाल हैं पर इस्तेमाल में जीरो। मैंने खुद खरीदी थी एक बार ऐसी कुर्सी जिस पर बैठना मुश्किल था। ये होता है। तो सिर्फ सुंदरता पर मत जाइए, सोचिए क्या ये चीज काम आएगी, क्या इस पर आराम मिलेगा, टेबल है तो क्या उस पर कुछ रखने की जगह है, सही, बैठने की ठीक ठाक जगह हो, चीजें रखने के लिए फ्लैट सतहें हों, ये जरूरी है, वरना वो फर्नीचर सिर्फ जगह घेरेगा और पैसे भी बर्बाद। बिल्कुल। हाँ, स्टाइल क्यूरेटर जैसे स्रोत बताते हैं कि अच्छा दिखने वाला और टिकाऊ फर्नीचर जरूरी नहीं कि बहुत महंगा ही हो, बजट में भी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मतलब समझदारी से चुनना है, व्यवहारिकता और सुंदरता दोनों का बैलेंस। बिल्कुल, यही कुंजी है। चलिए, फर्नीचर हो गया, अब जरा खिड़कियों पर आते हैं। पर्दे, ये तो कमरे का पूरा मूड बदल सकते हैं। कर्टन वर्ल्ड कहता है कि सही पर्दों से छोटा कमरा भी बड़ा दिख सकता है। ये कैसे मुमकिन है? अरे इसके पीछे कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं। कर्टन वॉल के मुताबिक पहली चीज हल्के रंग चुनिए, सफेद, क्रीम, लाइट ब्लू, पिंक, पेस्टल शेड्स। हाँ, पेस्टल। ये रंग रोशनी को फैलाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो कमरा ज्यादा रोशन और खुला लगता है। अच्छा। और अगर पर्दों का रंग दीवार से मिलता जुलता हो ना, तो और भी अच्छा, नजर अटकती नहीं, एक सलग फ्लो बनता है जो बड़े स्पेस का एहसास देता है। और कपड़े का टाइप? शियर फैब्रिक, मतलब पतले हल्के कपड़े। अच्छा, जिनसे थोड़ी रोशनी छनकर आती है। जी हाँ, वो नेचुरल लाइट को अंदर आने देते हैं, पर थोड़ा डिफ्यूज करके, इससे कमरा हवादार लगता है। भारी डार्क पर्दे रोशनी रोक लेते हैं और कमरे को दबा हुआ दिखाते हैं। और पर्दे टांगने का तरीका, सुना है उससे भी फर्क पड़ता है। कर्टन वर्ल्ड में कुछ लंबाई और रॉड की जगह के बारे में था। अरे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ा असर डालती हैं। अगर आप चाहते हैं कि छत ऊंची लगे, तो पर्दे जमीन से शुरू होकर लगभग छत तक जाने वाले लगवाइए। फ्लोर टू सीलिंग वाले। बिल्कुल, इससे नजर ऊपर जाती है और ऊंचाई का भ्रम होता है। छोटे पर्दे कमरे को कटा हुआ दिखाते हैं। और रॉड को खिड़की के फ्रेम के ठीक ऊपर मत लगाइए, उसे काफी ऊपर, छत से बस कुछ इंच नीचे लगाइए। अच्छा। और रॉड को खिड़की से दोनों तरफ थोड़ा बाहर निकालिए, कम से कम 20-30 सेंटीमीटर। इससे क्या होगा? इससे खिड़की ज्यादा चौड़ी लगेगी और ज्यादा रोशनी अंदर आएगी। नतीजा, कमरा ऊंचा भी लगेगा और चौड़ा भी। होमलेन, रेडिट, सब जगह इस पर जोर है। ये एक स्मार्ट ट्रिक है। वाह, ये तो कमाल की बात है। अब आते हैं रोशनी पर। होमलेन कहता है कि हमारे यहाँ अक्सर बस एक तेज ट्यूबलाइट या बल्ब लगा देते हैं, और ये गलत है। इसे पूल इफेक्ट कहते हैं। हाँ, पूल इफेक्ट मतलब रोशनी एक ही जगह जमा हो जाती है, वो हिस्सा तो चकाचौंध, बाकी कोनों में अंधेरा सा। हाँ, होता है ऐसा। तो बेहतर है कई तरह की लाइट्स यूज करें। छत पर एक मेन लाइट हो, पढ़ने के लिए एक फ्लोर लैंप, कोने में मूड बनाने के लिए टेबल लैंप, कोई पेंटिंग है तो उस पर स्पॉटलाइट। इसे लाइटिंग लेयरिंग कहते हैं। जी, लेयरिंग। इससे जरूरत के हिसाब से रोशनी भी मिलती है और कमरे में गहराई, एक वार्मथ आती है। और हाँ, कुहुम याद दिलाता है कि पारंपरिक भारतीय घरों में नेचुरल लाइट कितनी जरूरी मानी जाती थी। तो खिड़कियां खुली रखें, शीशे साफ रखें। दिन की रोशनी तो सबसे अच्छी है। बिल्कुल। अच्छा, रोशनी के बाद रंग। कोहुम कहता है कि भारतीय डिजाइन के हिसाब से बहुत फीके रंग शायद उतने अच्छे ना लगे, लेकिन कर्टन वर्ल्ड कह रहा है कि छोटे कमरों के लिए हल्के रंग बेहतर है। तो इसमें कैसे बैलेंस करें? या फिर वही बात, संतुलन। कोहुम सही कह रहा है कि हमारी संस्कृति में रंगों की एक वाइब्रेंसी है, तो थोड़े चटक वार्म कलर्स का इस्तेमाल जरूर करें। कहाँ पर? शायद पूरी दीवार नहीं, पर एक एक्सेंट वॉल पर, या फिर कुशन कवर, कालीन, आर्ट वर्क में उन रंगों को ले आएं। और छोटे कमरों में, जैसा कर्टन वर्ल्ड ने कहा, ज्यादातर दीवारें और बड़े फर्नीचर हल्के रंग के रखें, सफेद, क्रीम, बेज, हल्के पेस्टल्स, ताकि स्पेस बड़ा लगे। और चटकीलापन एक्सेसरीज से। हाँ, फिर एक्सेसरीज में वो चटक रंग डालें। रेडिट पर एक 60-30-10 रूल का जिक्र है। वो क्या है? मतलब कमरे में 60% एक मुख्य न्यूट्रल रंग, 30% एक दूसरा सहायक रंग और 10% कोई चटक एक्सेंट कलर। ये एक अच्छा फॉर्मूला हो सकता है बैलेंस के लिए। ये बढ़िया है। 60-30-10 याद रहेगा। चलिए, फर्नीचर, पर्दे, रोशनी, रंग हो गया। अब वो छोटी छोटी सजावट की चीजें जो घर को घर बनाती हैं। होमलैंड कहता है कि सब कुछ एकदम मैचिंग होना भी एक गलती है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, ये आम सोच से थोड़ा अलग है, लेकिन सच है। अगर सोफे के कुशन, पर्दे, कालीन सब कुछ बिल्कुल एक ही डिजाइन या रंग का हो, तो कमरा बहुत बनावटी लगता है, जैसे किसी होटल का कमरा या दुकान का डिस्प्ले। बिल्कुल, होमलेन यही कहता है। थोड़ी सी जानबूझकर की गई बेमेल चीजें, इंटेंशनल मिसमैच, कमरे में पर्सनालिटी लाती हैं। अच्छा। और स्टाइल क्यूरेटर कहता है एक्सेसरीज को लेयर करने के लिए,
जैसे कॉफी टेबल पर एक ट्रे रखी, उसमें कुछ किताबें, एक छोटा पौधा, एक मोमबत्ती और कोई अलग टेक्सचर वाला डेकोरेटिव पीस। अलग अलग हाइट और टेक्सचर की चीजें। हाँ, इससे गहराई आती है। थोड़ा मेटल का टच, पीतल, तांबा भी अच्छा लगता है। और दीवारें, खाली दीवारें कैसी लगती हैं? होमलेन और लग्जोरियो दोनों आर्टवर्क पर जोर देते हैं। खाली दीवारें घर को अधूरा दिखाती हैं, ठंडा सा। होमलेन के मुताबिक आर्टवर्क दीवारों में जान डाल देता है। हाँ, और बातचीत भी शुरू हो जाती है उसे देखकर। सही कहा। बस दो बातें ध्यान रखें। एक, आर्ट पीस कमरे के स्टाइल और रंगों से मेल खाए। और दूसरा, उसे सही हाइट पर टांगे। सही हाइट मतलब? नियम है, आर्ट पीस का सेंटर आपकी आंखों के लेवल पर होना चाहिए, आई लेवल, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे। और लग्जरियर एक जरूरी बात कहता है, सस्ते मास प्रोड्यूस्ड प्रिंट से बचें, जो हर दूसरी दुकान पे मिल जाते हैं। हाँ, वो घर को सस्ता लोग देते हैं। बेहतर है थोड़ा इंतजार करें, पैसे जोड़ें और किसी लोकल आर्टिस्ट की कोई छोटी सी ही सही पर ओरिजिनल चीज खरीदें। वो घर को एक अलग पहचान देगी। रेडिट पर भी लोग खाली दीवारों को बड़ी डिजाइन मिस्टेक मानते हैं। सही है। अच्छा, पौधों के बारे में क्या? आजकल नकली पौधे भी बड़े असली जैसे लगते हैं। लक्सीरियो क्या कहता है इस पर? लग्जरियो और रेडिट दोनों ही असली पौधों के हक में हैं। अच्छा। असली पौधे हवा साफ करते हैं, ताजगी लाते हैं। लग्जरियर का मानना है कि नकली पौधे चाहे कितने ही अच्छे दिखें, पास से नकली ही लगते हैं और घर को थोड़ा सस्ता लुक दे सकते हैं, खासकर अगर उन पर धूल जम जाए। हाँ, धूल वाली बात तो है। असली पौधों की थोड़ी देखभाल चाहिए, पर वो जो एनर्जी लाते हैं उसकी बात ही अलग है। और अगर टाइम कम है तो कम देखभाल वाले पौधे ले लीजिए, स्नेक प्लांट, जीजी प्लांट। ये सही है। और वो छोटी चीजें जो नजरअंदाज हो जाती हैं, जैसे टीवी, कंप्यूटर के उलझे हुए तार या दरवाजे के पास जूतों का ढेर। ओहो, वो उलझे हुए तार, वो तो किसी भी अच्छे कमरे का लुक बिगाड़ देते हैं। लग्जरियर और रेडिट दोनों केबल मैनेजमेंट पर जोर देते हैं। उसके लिए क्या करें? आजकल केबल ऑर्गेनाइजर्स, कॉर्ड कवर, केबल बॉक्स सब मिलते हैं। या तारों को फर्नीचर के पीछे छुपा दें या किसी सुंदर सी बास्केट में रख दें। हाँ, छुपाना जरूरी है। और दरवाजे के पास वाले जूते? एंट्री वे मतलब प्रवेश द्वार बहुत जरूरी है, वो पहली छाप छोड़ता है। लक्सीरियर कहता है जूते बिखरे ना हो, एक बंद शू रैक ले लें या दीवार पर लगने वाली पतली कैबिनेट। अच्छा। एक छोटी बेंच या स्टूल हो जहां बैठकर जूते पहन सकें। चाबियां रखने के लिए ट्रे या बाउल। साफ सुथरा हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। बिल्कुल, आते ही अच्छा महसूस होना चाहिए। जी। अब आते हैं भारतीय घरों के एक और जरूरी पहलू पर, वास्तुशास्त्र। कोहुम और वस्तु प्लस दोनों इसका जिक्र करते हैं। वस्तु प्लस मुख्य द्वार के बारे में क्या कहता है? कहते हैं वहीं से घर में एनर्जी आती है। हाँ, वास्तु प्लस के हिसाब से मुख्य द्वार बहुत अहम है। यहीं से ऊर्जा या जीवन शक्ति घर में आती है, तो इसका सही दिशा और जोन में होना जरूरी मानते हैं। कुछ प्रैक्टिकल वास्तु टिप्स भी हैं। जैसे? दरवाजा बिना रुके कम से कम 90 डिग्री खुलना चाहिए। उसके पीछे जूते या सामान रखकर उसे रोके नहीं। दरवाजा खोलते बंद करते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, जिसे स्वर वेद कहते हैं। चर्र की आवाज? हाँ, वो नहीं होनी चाहिए। उसे ठीक कराएं। दरवाजा अंदर की तरफ और क्लॉकवाइज खुलना चाहिए। और हाँ, मेन दरवाजा घर के बाकी दरवाजों से थोड़ा बड़ा और सुंदर होना चाहिए। ये सब पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो के लिए है। जी, ऐसा माना जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा बिना बाधा के अंदर आती है। और प्रवेश द्वार के आसपास क्या चीजें नहीं होनी चाहिए वास्तु के हिसाब से? कुछ चीजें हैं जिन्हें मेन दरवाजे के ठीक सामने अच्छा नहीं मानते, जैसे दरवाजे के बिल्कुल सामने 5 फुट से कम दूरी पर दीवार। अच्छा। दरवाजे के ठीक सामने लिफ्ट या सीढ़ियाँ, खासकर नीचे जाती हुई, ये भी अक्सर ठीक नहीं मानते। हालांकि वास्तु प्लस कहता है ये हमेशा बुरा नहीं होता। टी पॉइंट पर खुलता दरवाजा, सामने कूड़ेदान या किसी पेड़ या खंबे की छाया सीधे दरवाजे पर पड़ना, ये सब एनर्जी ब्लॉक करते हैं। हाँ, ऊर्जा में बाधा मानते हैं। दरवाजे पर कोई उदास या डरावनी तस्वीर या जेल जैसी डिजाइन भी ना हो और जूते बाहर ही उतारें और ऑर्गेनाइज रखें। तो प्रवेश द्वार को अच्छा बनाने के लिए वास्तु प्लस क्या सुझाव देता है? हाँ, जैसे दरवाजे पर दहलीज मतलब थ्रेशोल्ड जरूर बनवाएं। संगमरमर या लकड़ी की, ये बाहर की नेगेटिव एनर्जी रोकती है। दरवाजे के ऊपर या पास में शुभ चिन्ह लगाएं। गणेश जी की मूर्ति या फोटो, स्वास्तिक, ओम। दरवाजे पर सुंदर पॉजिटिव मैसेज वाला डोरमैट रखें। हाँ। ये छोटी चीजें मिलकर एक अच्छा माहौल बनाती हैं। इतने सारे नियम, टिप्स, सिद्धांत
कई लोग कंफ्यूज न हो जाएं। होमलेन और स्टाइल क्यूरेटर दोनों आखिर में एक जरूरी बात कहते हैं, अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करो, अपने इंट्यूशन पर। और मेरे ख्याल से ये सबसे जरूरी सलाह है। देखिए, घर सजाने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है, कोई एक सही तरीका नहीं है। ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं। हाँ। जरूरी ये है कि आपका घर आपकी जरूरतें पूरी करे, आपकी पसंद दिखाए, आपके बारे में कुछ कहे, जैसा होमलेन कहता है। अपनी पर्सनालिटी दिखनी चाहिए। बिल्कुल, इन सारे नियमों को गाइड की तरह लें, पर आंख बंद करके फॉलो ना करें। अगर कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, भले ही वो किसी रोल में फिट ना हो, तो उसे ट्राई करें। रेडिट पर भी लोग यही कहते हैं, घर को अपनी पहचान दो, उसे किसी मैगजीन जैसा मत बनाओ। और इसमें समय लगता है ना? हाँ, ये एक धीमी प्रक्रिया है। घर एक दिन में नहीं सजता, इसे धीरे धीरे बनने दें और इस प्रोसेस को एंजॉय करें। तो आज हमने घर सजाने की दुनिया में काफी गहराई से बातें की। प्लानिंग से लेकर फर्नीचर, पर्दे, रंग, रोशनी, सजावट, वास्तु और आखिर में अपनी पसंद तक। उम्मीद है ये बातें घर सजाने में मददगार होंगी। बस एक बात याद रखनी है, सबसे जरूरी है ऐसा घर बनाना जहां खुशी मिले, सुकून मिले, जहां आप रह सकें। इन टिप्स को एक गाइड समझे, पर फैसला अपनी जरूरत और पसंद से लें। और हाँ, सब्र रखें। सही कहा। ये एक सफर है, मंजिल नहीं। तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब आप अपना घर सजाते हैं तो क्या आप लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं या अपने घर को अपनी कहानी कहने का मौका देते हैं? सोचिएगा इस पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और गहरी चर्चा के साथ।